Hello everyone. So now we are going to start our third module of the subject structural mechanics, and in this third module the following are the topics which should be covered. So basically the first topic is column and strut. As we all know, column is a vertical member in any structure. So basically कॉलम और स्ट्रेट क्या है वो हमें पूरा डिटेल स्टडी करना है, उसका किस रिगार्डिंग करना है वो हम आगे पढ़ेंगे. दैट इज कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस. मतलब कि जो आपका कॉलम है या स्ट्रेट है उस पे जो बेंडिंग हो रही है ड्यू टू सेल्फ वेट और ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड. सेल्फ वेट मतलब डेड लोड और लाइव लोड, उन दोनों की वजह से हमारी कितनी बेंडिंग आ रही है पर्टिकुलर एक मेंबर में जो कि कॉलम या स्ट्रेट हो सकता है, और डायरेक्ट स्ट्रेसेस कितनी सारी जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर मेंबर में रिगार्डिंग कॉलम. उसके बाद ये हमें पढ़ना है. इसके अलावा हमें मिडिल थर्ड एंड मिडिल क्वार्टर रूल्स पढ़ना है कि हमारा जो लोड लगता है तो वो मोस्ट इफिशिएंट अगर लोड जो है वो कहाँ किस पॉइंट पे आ रहा है पर्टिकुलर कॉलम के, तो उसमें मिडिल थर्ड एंड मिडिल क्वार्टर रूल्स हमें डिफरेंटली पढ़ना है. स्ट्रट्स विद डिफरेंट एंड कंडीशंस. मतलब आपका कोई कॉलम या स्ट्रट है तो उस पर डिफरेंट टाइप की एंड कंडीशंस क्या होंगी, सिंपली सपोर्टेड है, फिक्स्ड है, हिंज्ड है, या जैसे भी है, तो उसको हमें डिटेल स्टडी उसकी करनी है. इसके बाद इसी के रिगार्डिंग हम यूलर्स थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए यूलर थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी पढ़ेंगे. तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली फर्स्ट portion of the module third, and now we are moving forward towards our second portion of the module third, which state that the shear center, determination of shear center and flexural axis फॉर आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन. मतलब शेयर सेंटर जो हो गया हमारा किसी भी एक सेक्शन का, चाहे वो चैनल सेक्शन हो आई सेक्शन हो, इन दोनों के लिए ही हमें डिटेल में स्टडी करनी है शेयर सेंटर की, और बेसिक्स जानना है इसका. ओके, सो ये हमारा मॉड्यूल थर्ड जो है इट्स ऑल अबाउट द कॉलम एंड स्ट्रेट एंड ऑल्सो फॉर द shear center. Okay, so now moving forward towards our topic, that is column और and strut. की column और strut अगर होता है तो वो क्या होता है particular structure में. So now we are starting from column and struts, and struts क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं. A structural member subjected to axial compression force is called strut. एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर जिसपे एक्सियल कंप्रेशन फोर्स अगर लग रहा है तो आप उसको स्ट्रट बोलोगे. ठीक है. स्ट्रट में भी वर्टिकल, हॉरिजेंटल और इंक्लाइंड. ये जो स्ट्रट है आपका ये या तो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, और इंक्लाइंड भी हो सकता है, या किसी एंगल पे बना हो सकता है. द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ स्ट्रट्स आर स्मॉल. मतलब कि जो भी इसकी क्रॉस सेक्शनल अगर आप इसका काटेंगे तो वो बहुत ही स्मॉल आता है अगर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन की बात करेंगे या एरिया की बात करेंगे तब. नॉर्मली स्ट्रट्स कैरी स्मॉलर कंप्रेसिव लोड्स. क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका एक असेंबली कोई ऐसी जो लेंथ के अलोंग है और बी और विड्थ और डेप्थ के रिगार्डिंग अगर वो कम है तो जाहिर सी बात है अगर उस पे एक्सियल फोर्स लग रहा है तो वो कंप्रेशन जो लगेगा वो काफी कम क्वांटिटी का होगा. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रट्स आर यूज्ड इन रूफ ट्रस एंड ब्रिज ट्रस. मतलब जहां पे भी ट्रस का फिनोमेना आएगा वहां पे आप कहोगे कि हमारा ये स्ट्रट यूज होगा. बेसिकली होता क्या है, जो आपका ट्रस पूरा परफॉर्म होता है कहीं पे असेंबली, अगर मोस्टली इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होता है, तो उसमें अगर आपको दो पर्टिकुलर मेंबर्स को अगर जोड़ना है, एक दूसरे से कंबाइन करना है, तो आप स्ट्रट का यूज करते हैं. ओके. अब ये जो स्ट्रट का आप यूज करते हो, जाहिर सी बात है अगर उसको आप एज अ कम मीडियम या फिर ऐसा इस तरीके से रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं कि वो किसी वो दो पर्टिकुलर मेंबर्स को जोड़ रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों मेंबर्स का जो कंप्रेशन लोड आएगा वो स्ट्रट पे ही आएगा. इसीलिए कहा गया है कि स्ट्रट जो होता है वो एक्चुअली कंप्रेसिव लोड बियर करता है, और ये कंप्रेशन लोड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है. ओके. नेक्स्ट वन इज कॉलम. व्हेन स्ट्रट इज वर्टिकल इज नोन एज कॉलम. मतलब स्ट्रट जो आपको अभी बताया गया था कि वो चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, but when we are talking only about the vertical strut, that is known as the column.
द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम आर लार्ज, मतलब क्रॉस सेक्शन अगर आप कॉलम का काटेंगे या फिर उसका एक कट करेंगे उसको, तो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन जो होगी वो ज्यादा होती है कॉलम की। नॉर्मली कॉलम कैरी हैवी कंप्रेसिव लोड। स्ट्रट का ये था कि वो बहुत ही हल्का लोड बियर करता है कंप्रेसिव, बट कॉलम के केस में ऐसा नहीं, जस्ट बिकॉज दे आर परफॉर्म्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द लोड applied on this column are in compression and in very high quantity. Columns are used in concrete and steel buildings. जैसे स्ट्रट आपका यूज होता है बेसिकली ट्रस में, ठीक है, उसी तरह कॉलम आपका यूज होता है बिल्डिंग में, जो कि कंक्रीट की या स्टील की कैसे भी हो सकती है। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉलम एंड स्ट्रट, की कॉलम और स्ट्रट अगर होता है अलग अलग, आप एक दूसरे को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कॉलम पर्टिकुलर कहाँ पे यूज हो रहा है, स्ट्रट कहाँ पे यूज हो रहा है, ये हमारा बेसिक था इसमें। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. So basically this is the figure of column and strut. If we are talking about strut, so here is an member which are horizontally or inclined in shape or in low position. Also a very small compressive force acting on the end of these strut. Okay, and if we are talking about the column, then what we will see that there is a compression force in vertical direction acting towards this column. So strut is all of column and strut का डिफरेंशिएशन इस फिगर से भी यहाँ पे डिटेल में समझा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्लाइड आपकी आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन सच है इंपॉर्टेंट फिनोमिना ड्यू टू अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बेंडिंग। जब भी आपकी आएगी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का फिनोमिना आना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल के, नोटेशन इसका कैपिटल के होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस एट विच इफ ऑल स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लैमिना प्लेस्ड the moment of inertia of the lamina about the axis doesn't change, the distance is called radius of gyration. Okay, so theory हमारी ये कहती है कि एक किसी given axis से जहाँ उसके small element जहाँ पे उसकी lamina placed है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लैमिना का उस एक्सिस से चेंज नहीं होता है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको आप कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अंडर रूट ऑफ moment of inertia divided by the area of that particular section. K is equals to under root I upon A, और इसी इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देन इट विल गिव्स द रिजल्ट ऑफ I is equals to AK square, where K is denoted by the radius of gyration, I is the moment of inertia, and the unit of this moment of inertia is mm to the power 4, and A is the area of the particular section which is represented by mm square. So if we are talking about अगर हम यूनिट वाइज देखें तो ये mm की पावर 4 है और ये mm का स्क्वायर है। अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो mm टू द पावर 4 डिवाइड बाय mm स्क्वायर, स्क्वायर से 4 कैंसिल आउट होके 2 बचेगा, मतलब k इज इक्वल्स टू अंडर रूट mm टू द स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपकी के की यूनिट क्या बचेगी, सिंपली mm, जो कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब लेंथ है तो वो mm में ही रहेगी। तो यहाँ से ये चीज और भी ज्यादा जस्टिफाई हो रही है। ओके, सो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट I अपॉन A, and if we simplify this equation the I is equals to AK square. Okay, now we are talking about the slenderness ratio. Slenderness ratio क्या होता है, which is denoted by lambda. This is the ratio of the effective length to the minimum radius of gyration of that particular structural member. Lambda is equals to LE by K minimum. When lambda is more, मतलब slenderness ratio is more, its load carrying capacity will be less. It is simplify that कि जब भी हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में ही आप स्लेंडरनेस रेशियो निकालोगे,
और सिलेंडरनेस रेशियो क्या बताया गया आपको, एल इफेक्टिव बाई के मिनिमम, मतलब इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो होता है आपका सिलेंडरनेस रेशियो। और ये जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है, ये जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही उस पर्टिकुलर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंबर इज लेस। जितना ही स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा उतनी ही लोड कैरिंग कैपेसिटी उस मेंबर की कम होगी। ओके, तो ये बेसिकली बात हो गई रेडियस ऑफ गायरेशन की और सिलेंडरनेस रेशियो की। ये इन दोनों टॉपिक्स की हमें जरूरत बार बार पड़ेगी आगे व्हेन वी आर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, then we will need the slenderness ratio and radius of gyration of that particular member. Next topic is long column and short column. Now we are moving forward towards our next topic, which is the column bifurcation. ये कोई कॉलम है तो उसको कब आप लॉन्ग कॉलम कहोगे और कब आप शॉर्ट कॉलम कहोगे. If you are talking about the long column, in which the language states that when length of column is more as compared to its C by S dimension, it is called long column. It means L effective by K minimum, which is slenderness ratio के regarding ही आप long column और short column को justify कर सकते हैं. अगर slenderness ratio आपका 50 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो long column कहलाएगा. और slenderness ratio अगर आपका 50 से कम है तो वो आपका short column कहलाएगा. Okay. As given in the figure, that LE by K minimum, which is greater than 50, then it is known as the long column, and for LE by K minimum is less than 50, which is known as the short column. So basically, I think it is clear that what is long column and what is short column. This can be easily justified by the slenderness ratio of that particular member. If the ratio or the slenderness ratio is less than 50, then it is known as the short column, and if it is greater than the 50, then it is known as long column. And also a line here states that for mild steel the slenderness ratio is greater than 80, and hence it is called as long column. When we used any type of mild steel in any structure member, then it is known as the long column, just because of slenderness which is greater than 80. Now next topic is crushing load. The load at which short column fails by crushing is called crushing load. मतलब ये कहा जा सकता है कि ऐसा लोड जिसपे आपका जो शॉर्ट कॉलम है वो फेल कर जा रहा है अगर, तो वो आपका क्रशिंग लोड कहलाएगा. ओके, इसके अलावा क्रिपलिंग लोड एंड बकलिंग लोड क्या होते हैं? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द स्टडीज ऑफ द थर्ड मॉड्यूल. So basically the load at which long column starts buckling or bending is called buckling load or crippling load. मतलब ये हो गया कि शॉर्ट कॉलम का तो लोड हो गया क्रशिंग लोड की, वहां पे वो क्रश किया जा रहा है. बट if we are talking about the long column, what we will see that the load at which the long column starts buckle or bending, मतलब कॉलम की बेंडिंग स्टार्ट हो जाए या बकलिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको आप बोलेंगे बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड. The buckling and crippling load will depend on the following factors. First one is amount of load. It means ki how much quantity or how much amount of load that is acting on that particular column. And the second one is length of column. Length of column may be justified as how much the length of that particular column at which the compressive load is acting on. It means कोई एक बहुत लेंदी कॉलम है, ठीक है, अगर कॉलम की लेंथ बहुत ज्यादा है और उस पर लोड ज्यादा आप लगा दोगे तो ऑल ऑफ सडन उसमें बेंडिंग आ जाएगी फौरन की फौरन. ठीक है, इसी तरह अगर कॉलम की डेप्थ विड्थ ज्यादा है तो भी आप अगर बहुत ज्यादा लोड लगा रहे हो तो वो बीच से बकल करने की कोशिश करेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम. एंड कंडीशन ऑफ कॉलम वो इस तरीके से डिपेंड करेगी कि आपका जो कॉलम की एंड कंडीशन है वो फिक्स्ड है, पिन्ड है, फ्री है,
उसके बेसिस पे भी आपका ये बकलिंग लोड डिपेंड करेगा। थर्ड वन इज डायमेंशन ऑफ द कॉलम। एज आई डिस्कस कि बीम का जो कॉलम का जो डायमेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिगार्डिंग द buckling and crippling load of that particular column member. And the last one is the material of column, कि material का grade क्या है, कि वो easily dense है, बहुत ज़्यादा मतलब mostly dense है, या फिर लाइट वेट कॉलम है, कैसा है, तो वो उसका जो मटेरियल होगा वो भी आपके इस बकलिंग और क्रिपलिंग को जस्टिफाई करने में एबल है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलम एंड कंडीशंस एंड इफेक्टिव लेंथ। कॉलम की एंड कंडीशन क्या होंगी, मतलब पहली कंडीशन ये है कि बोथ एंड हिंज्ड, मतलब कॉलम आपका बोथ एंड से हिंज्ड है, ठीक है। सेकंड वन इज बोथ एंड फिक्स्ड, कॉलम के दोनों एंड आपके फिक्स्ड हैं, मूवेबल नहीं है। थर्ड वन इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर हिंज्ड, एक एंड आपका फिक्स्ड है, दूसरा एंड आपका हिंज्ड है। एंड द फोर्थ वन इज वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री, एक एंड आपका कॉलम का फिक्स है और अदर एंड आपका फ्री है। ये तो बेसिकली होगी हमारी कॉलम की एंड कंडीशंस। एंड इफेक्टिव लेंथ उसकी कैसे निकालेंगे वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो बेसिकली कॉलम की एंड कंडीशंस भी हमने यहाँ पे पूरी स्टडी कर ली इसकी। ओके, now moving forward, this figure states that column having different type of end conditions. So इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे कि इफेक्टिव लेंथ आप कहाँ से कहाँ तक की लोगे। तो अगर आपका दोनों एंड आपके पिंड हैं, जैसा कि आप पहला फिगर अगर आप देखो, ये एंड भी फिक्स पिंड है और ये एंड भी पिंड है। अगर इस पे फर्दर आप पी इंटेंसिटी का लोड लगाते हो, कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या फिनोमेना यहाँ पे अकर होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जो इफेक्टिव लेंथ आपकी लोगे वो एक एंड से दूसरे एंड तक की ओवरऑल डिस्टेंस लोगे। तो आपका ये जो पिंड में इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी वो उसकी कॉलम की ओवरऑल लेंथ के बराबर होगी। एंड रेडियस ऑफ गायरेशन जो आपकी होगी वो 1 होती है बोथ एंड पिंड के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिनोमेना है कि आपको ये चीजें याद रखनी, जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप ये जस्टिफाई डायरेक्ट कर देंगे कि अगर आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ एंड कंडीशंस वहां पे दी रहेगी, उसी के रिगार्डिंग आप रेडियस ऑफ गायरेशन जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एंड फ्री एंड्स। मान लीजिए एक एंड आपका फिक्स्ड है यहाँ पे, ये देखिए, और दूसरा एंड आपका फ्री है, ठीक है। If we are talking about the second figure in which one end is fixed and other is free, and if we apply a load P on that free end, then what we will see that the effective length is taken as 2L here, and the radius of gyration is taken as 2. K is equals to 2. Also, if we are talking about the fixed end, both end fixed हैं अगर इसके, तो आपका जो भी P लोड अगर आप इंटेंसिटी का लगा रहे हैं, ओवरऑल लेंथ L है, तो इसकी जो L इफेक्टिव आएगी वो 0.5 L आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग K की वैल्यू आप निकाल लोगे which is 0.5। एंड द लास्ट वन इज वन एंड पिंड एंड अदर एंड फिक्स्ड, ये आपका पिन जॉइंट है, ये आपका फिक्स्ड है। तब आप क्या करेंगे, तो आप जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे विच इज टेकन एज 0.7 ऑफ एल, एंड द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाय 0.7। so this figure is all plays an important role regarding the value of L effective as well as the value of K. Just because if we see this figure that the value of K depends on the effective length. Okay, so it is important that we need to justify different types of load conditions for this different type of L effective and the value of K. So for this lecture, that is enough. Before leaving, I need to revise the lecture topics
or the topics which are covered in this lecture. So basically इस lecture में हमने पहले तो column और strut का basic terminology जाना कि column क्या होता है, strut क्या होता है. उसके बाद हमने different type की end conditions जानी. उससे पहले हमने radius of gyration जाना, जिसको बोलते हैं आप k is equals to under root I by a, where I is the moment of inertia and a is the area of that particular section. After that we studied about the slenderness ratio, और उसी slenderness ratio के regarding हमने long column और short column को justify किया कि अगर slenderness ratio हमारा 50 से कम है तो आप उसको short column कहोगे, और अगर slenderness ratio हमारा 50 से above है then it will known as the long column. ठीक है. उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस पढ़ी ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, और उसी के साथ साथ हमने ये जाना कि अगर डिफरेंट एंड कंडीशंस है हमारी, बेसिकली यहाँ पे 4 तरीके की दिखाई गई है. व्हेन बोथ एंड पिन्ड, व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड, एंड बोथ एंड sorry one end pinned and other fixed, and the last one is when one end fixed and other end free. उसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल इफेक्टिव निकाल लिया, और उसी के रिगार्डिंग हमने वैल्यू के की वैल्यू भी यहाँ पे परफॉर्म कर ली. ओके, सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द टॉपिक कॉलम एंड स्ट्रैप. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द यूलर्स फॉर्मूला फॉर दैट क्रिपलिंग लोड, जो कि क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड हमने कॉलम के लिए जस्टिफाई किया था अभी. इसी को निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यूलर या रैंकाइन्स फॉर्मूला है, वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो फॉर दिस लेक्चर दैट इज इनफ. थैंक यू सो मच.